Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya Dameja here, your educator. तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के ऊपर हम बात कर रहे हैं. ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का हमारा टॉपिक चल रहा है. ऑलरेडी हम 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. काफ़ी सारा टॉपिक हमारा कवर हो गया है. तो ये हमारी 3rd क्लास है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के ऊपर. बिजनेस लॉ का ये टॉपिक है. बीकॉम स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स, जो कोई भी कॉमर्स में बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है तो ये लेसन्स उनको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए बात कर रहे हैं फर्दर आगे के टॉपिक के ऊपर. लाइबिलिटी फॉर द रिस्क ऑफ लॉस कॉन्करेंट विद द प्रॉपर्टी राइट. सेक्शन 26 क्या कहता है इस बारे में. वन ऑफ द लाइबिलिटीज अराइजेज एज सुन एज द पर्सन बिकम्स द ऑनर ऑफ द गुड्स. जब गुड्स का ऑनर बन जाता है पर्सन, तो वो बंदा ही लाइबल होता है. जो भी लाइबिलिटी अकर होगी, जो भी लॉस होगा, उस टाइम पे जो पर्सन ऑनर होगा वो पर्सन ही लायबल होगा. ठीक है, चाहे उस टाइम पे जो ऑनर है वो अभी अभी बायर ही क्यों ना बना हो, तो वो लॉस किसका होगा, वो बायर का होगा. One of the liabilities that arises as soon as the person become the owner of the goods is that he stands liable for any loss that may occur to the goods. जो भी गुड्स को लॉस होगा वो किसका होगा, वो ऑनर का होगा. तो जनरल रूल हमारा यही है, goods are at the risk of the person in whom the property और ऑनरशिप ऑफ द गुड्स वेस्ट. जिसके नाम पर ऑनरशिप होगी, जिस टाइम पे लॉस हो रहा है तो वो लॉस उसी पर्सन का होगा. सेक्शन 26 क्या कहता है, द पर्सन हु हैज द ऑनरशिप और द प्रॉपर्टी राइट ऑफ द गुड्स इज लायबल फॉर एनी लॉस दैट मे अकर टू द गुड्स. दिस इज अ पर्सन, दिस पर्सन is a seller before the contract of sale, and once the contract of sale is made the person becomes a buyer. ये जो पर्सन लाइबल होगा, जिसकी लाइबिलिटी होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले, सेल के कॉन्ट्रैक्ट से पहले कौन होगा, सेलर होगा. जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो जाएगा तो वो कौन बन जाएगा, बायर बन जाएगा. तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, बिफोर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर. प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से पहले अगर कोई नुकसान होता है, कुछ लॉस होता है, तो उसके लिए सेलर लायबल होगा. और ट्रांसफर के बाद अगर कुछ लॉस होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन लायबल होगा, बायर होगा. लायबल फॉर एनी लॉस दैट मे अकर टू द गुड्स बट वंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड द प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर टू द बायर. ये चीज इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टी जब बायर को ट्रांसफर हो जाएगी तो बायर उसके लिए लायबल होगा, कोई भी अगर लॉस होता है तो ऑनरशिप राइट जो है, एक पर्सन को क्या बनाते हैं, ऑनर बनाते हैं गुड्स का. और जो गुड्स का ऑनर होगा वो ही पर्सन लायबल होगा फॉर एनी रिस्क ऑफ लॉस. ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. तो एग्जाम्पल में आपको क्या दे के रखा है, एक पर्सन है ए, उसने 500 चेयर्स बी से ली है और पेड द इंटायर अमाउंट ऑफ द इंटायर प्राइस ऑफ द चेयर्स and took 200 chairs from the B as a part of delivery of goods. उसके बाद बी की फैक्ट्री में फायर के कारण वो नुकसान हो जाता है. बैलेंस शेयर जो कि अब किसकी है, ए की है, क्योंकि उसने पेमेंट कर दी है और वो पर्सन अब ऑनर हो चुका है, ट्रांसफर हो चुकी है प्रॉपर्टी उसको. बी ने ऑलरेडी ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो उसके लिए कौन लायबल होगा, जिसकी जो चेयर्स का नुकसान हुआ है वो किसकी चेयर्स का हुआ है, वो ए की चेयर का हुआ है, बी का नहीं हुआ है. ए sued B for the loss of his chair on the grounds that he had not obtained the delivery of those 300 chairs. ए ने बी के ऊपर स्यू किया कि बाकी की जो 300 चेयर्स हैं वो अभी उसको मिली नहीं है, उसकी डिलीवरी नहीं हुई है. तो ये डिसाइड हुआ था, B was not liable for the loss. B लॉस के लिए लाइबल नहीं होगा. The property in goods had passed to A and hence he was liable for the loss. जो प्रॉपर्टी है वो A को ट्रांसफर हो चुकी है तो वो पर्सन ही उसके लिए लाइबल होगा. No matter गुड्स वर स्टिल टू बी डिलीवर और पार्टली डिलीवर. ये मैटर नहीं करता कि गुड्स अभी डिलीवर हुई है या आधी डिलीवर हुई है, आधी डिलीवर नहीं हुई है. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको
क्लियर होगा। क्या कहा गया है? सिंपल यही कहा गया है कि अगर गुड्स है जो वो ट्रांसफर हो चुकी है तो उस केस में वो पर्सन लायबल होगा जो ऑनर होगा। ऑनर कौन होगा? अगर ट्रांसफर हो चुकी है तो बायर होगा। ठीक है, इसके बावजूद जनरल रूल तो हमारा यही कहता है, इसके बावजूद कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस टू दिस रूल है। तो वो क्या है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर ये वाला रूल नहीं लगता है। बायर के नाम पे ट्रांसफर होने के बावजूद कभी कभी सेलर जो है वो लायबल माना जाएगा। ओके, तो क्या कहता है रूल? The rule that risk follows property has three exceptions to it, according to which the loss of goods is to be borne by the person who is not the owner of the goods. Loss उस person को bear करना पड़ेगा जो अभी तक goods का owner भी नहीं है या जो अभी owner रहा ही नहीं है। तो वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, seller भी हो सकता है, buyer भी हो सकता है। ठीक है, owner of goods नहीं है तभी भी उसके ऊपर liability आ रही है, risk of loss की liability आ रही है। तो कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं? वेयर द पार्टीज एक्सप्रेसली एग्रीज सो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल कंसेंट के साथ उन्होंने एक्सप्रेसली ये चीज बोली है तो उस केस में ये हमारा जो जनरल रूल है वो अप्लाई नहीं होता है। ऑल्दो द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर बट स्टिल द रिस्क ऑफ लॉस इज ऑफ द सेलर, अगर ये चीज इसके ऊपर अगर वो एग्री करते हैं तो उसके लिए लायबल कौन होगा? सेलर होगा। That the property has not yet transferred to buyer, प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है बायर को, बट स्टिल बायर लायबल माना जा सकता है। कब? जब वो दोनों म्यूचुअल कंसेंट के साथ एग्री करते हैं तब। Sometime the seller may be selling the goods from a distant place, so he may decide upon with the buyer that he shall not be liable for any loss of goods during the transit. कभी कभी जैसे गुड्स फॉरेन से आ रही हैं तो उस केस में जो सेलर है वो पहले ही एग्रीमेंट में ये टर्म रखेगा कि मैं ड्यूरिंग द ट्रांजिट अगर कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तो गुड्स अभी तक तो ट्रांसफर भी नहीं हुई है बायर को, उस केस में भी वो रिस्क ऑफ लॉस किसका होगा? वो रिस्क ऑफ लॉस होगा हमारे बायर का। ओके, जैसे ये आपको एग्जांपल देके रखी है, ऑस्ट्रेलिया से पर्सन है जो वो डिलीवर कर रहा है 10 एंटीक आर्ट पीस टू रामचरण इन इंडिया। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है रामचरण को पास की गई है ऑन द पेमेंट बीइंग मेड, पेमेंट कर दी उसने, बट जो रिस्क ऑफ लॉस है ड्यूरिंग द ट्रांजिट वो बायर की लायबिलिटी होगी। तो अगर गुड्स जो हैं रास्ते में आते टाइम नुकसान होता है उसका, तो वो किसका होगा? वो उस पर्सन का होगा जो, तो टर्म के अकॉर्डिंग लायबल कौन होगा? बायर होगा, रामचरण लायबल होगा, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी अभी आई है, चाहे गुड्स आई है, चाहे नहीं आई है। ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन गुड्स वाज स्टिल विद द डेनी, लेकिन फिर भी रामचरण लायबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस जहां पे दोनों पर्सन्स म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं। देन अगर रिस्क ऑफ लॉस लायबिलिटी ऑफ अ डिफॉल्टिंग पार्टी 26 क्या कहता है? जहां पर जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है डिले होती है ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ ईदर ऑफ द पार्टी, किसी भी पार्टी के कारण अगर डिले होता है और डिले होने के कारण गुड्स जो हैं वो खराब होती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो जिस पार्टी की गलती के कारण, फॉल्ट के कारण ये डिले हुआ वही पार्टी को लॉस है जो वो सफर करना पड़ेगा। ये सेलर भी हो सकता है, ये ड्यू टू द बायर भी हो सकता है। गुड्स सफर सम लॉस ड्यू टू दैट डिले, उस डिले के कारण गुड्स को कुछ लॉस हुआ है तो डिफॉल्टिंग पार्टी शैल बी लायबल फॉर द रिस्क ऑफ लॉस, तो जो पार्टी डिफॉल्टिंग होगी उसको ही ये रिस्क उठाना पड़ेगा। नो मैटर वेदर ही इज द ऑनर ऑफ द गुड्स और नॉट, चाहे वो उन चीजों का ऑनर है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहा गया इस एग्जाम्पल में? आपको सेलर ने एग्री किया 30 टन ऑफ एप्पल जूस बाय सैंपल, वो भेजेगा उसको। सेलर ने क्रश कर दिया 30 टन ऑफ एप्पल्स एट वंस टू इंश्योर दैट दे वर अकॉर्डिंग टू द सैंपल एंड फिल्ड देम इन द कास्क।
After some installment had been delivered to the buyer, refused to take the further deliveries. The apple juice becomes putrid. It was held that the property in the goods was still with the seller, but the loss had to be borne by the buyer. प्रॉपर्टी चाहे अभी तक, चाहे उसने सेलर ने क्या था, सैंपल भेजा था, लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी अगर सेलर की, लेकिन लॉस किसको उठाना पड़ेगा, बायर को उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से जो जूस है वो सारा का सारा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, तो जो पार्टी जो है वो, जिसके कारण ये चीज हो रही है, नुकसान हो रहा है, वो पार्टी ही लायबल मानी जाएगी, चाहे वो ऑनर है चाहे वो ऑनर नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ द पोजेसर ऑफ अ गुड्स एज अ बेली। अंडर सेक्शन 26 it may be the case where the seller or a buyer was not the owner of the goods, but he had a possession of the goods. In such a case, the person having the possession of goods must take a reasonable care of the goods as if the goods were of his own goods. जैसे बेलमेंट के केस में आपने पढ़ के रखा होगा कि वो पर्सन चाहे ऑनर नहीं है गुड्स का, लेकिन फिर भी उसको रीजनेबल केयर है जो गुड्स की ऐसे रखनी पड़ेगी जैसे उसकी अपनी खुद की चीजें हो। ठीक है, तो उस केस में भी जनरल रूल हमारा अप्लाई नहीं होता है। तो वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैड बीन ट्रांसफर्ड बट द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज स्टिल विद द सेलर। सेलर जो गुड्स, देखो जो गुड्स हैं वो अभी तक ट्रांसफर्ड, जो गुड्स हैड बीन ट्रांसफर्ड हो चुकी है, ऑनर उसका बदल चुका है, बायर है जो उसका ऑनर है अब बन चुका है, लेकिन पोजेशन किसके पास है, अभी भी सेलर के पास है। तो सेलर को ये ध्यान रखना पड़ेगा लाइक अ बेली, जो कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ के रखा है कि उसको गुड्स को अपनी चीजों के जैसे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सेलर की नेग्लिजेंस के कारण कोई लॉस अराइज होता है तो सेलर उसके लिए लायबल माना जाएगा, ऑल्दो ही इज नॉट द ऑनर ऑफ दैट गुड्स। चाहे वो अब इस चीजों का, गुड्स का ऑनर नहीं रहा, फिर भी उसको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो वेयर द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द बायर, अभी तक गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है बायर को, बट द बायर हैज अ पोजेशन ऑफ द गुड्स, बायर के पास गुड्स का कुछ पोजेशन अभी है, देन बायर को उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे उसकी खुद की ही अपनी चीजें हो। अगर उसकी गलती के कारण कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए बायर जो है वो लायबल माना जाएगा। तो ये 3 केसेस हैं जहां पर जो आपका जनरल रूल अप्लाई नहीं होता कि जो ओनर होगा वो ही उन चीजों के लिए लायबल होगा, वही उस नुकसान के लिए लायबल होगा। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो अगर पार्टीज के बीच में होता है। सेकेंड इज द, जहां पे पोजेशन की बात करें, पोजेसर ऑफ अ गुड्स एज अ बेली, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और थर्ड इज द रिस्क ऑफ लायबिलिटी फॉर डिफॉल्टिंग पार्टी, अगर किसी भी पार्टी के डिफॉल्ट के कारण चीजें खराब होती है, नुकसान होता है, तो उनमें जिसके कारण होगा, जिसकी गलती के कारण होगा, तो वो उस केस में लायबल माना जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं CIF, FOB एंड एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ठीक है, आज के लिए ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, बाकी का छोटा सा एक टॉपिक पढ़ा है वो फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि क्लास बोरिंग ना हो जाए। ठीक है, CIF कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? CIF कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अंडर द CIF कॉन्ट्रैक्ट जो सेलर होगा वो इंश्योर करेगा गुड्स को, डिलीवर करेगा टू द शिपिंग कंपनी और सेंड करेगा बिल ऑफ लेडिंग एंड इंश्योरेंस पॉलिसी एक साथ विद द इनवॉइस एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन टू द बैंक। और जो बायर होगा उसको पे करना पड़ेगा प्राइस और रिसीव करने पड़ेंगे अबव डॉक्यूमेंट जो भी ये आपको बताए हैं, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया और इनवॉइस हो गया, वो बैंक से लेगा। तो जो प्राइस होगा गुड्स का, उसके बीच में कॉस्ट भी आ जाएगी गुड्स की, इंश्योरेंस भी आ जाएगा, फ्रेट, उसको गुड्स को बेचने का खर्चा भी आ जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन्वॉल्व द सी रूट्स, अगर सी रूट से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फॉरेन से
कॉन्ट्रैक्ट आपके हो रहे हैं तो उस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। CIF कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे जो सेलर है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक बार अपने खर्चे पे गुड्स को इंश्योरेंस भी करवाएगा, गुड्स को डिलीवर भी करेगा और फिर फर्दर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बायर के बैंक को भेजेगा। देन बायर क्या करेगा, बैंक से उन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा बाय पेइंग द अमाउंट ऑफ दैट गुड्स। तो उस जो गुड्स की अमाउंट है, जो गुड्स का प्राइस है, उसमें गुड्स की कॉस्ट आ जाती है, उसमें इंश्योरेंस आ जाता है, उसमें फ्रेट आ जाता है। ठीक है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द सेलर एज वेल एज द बायर। ये चीज दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। इंटरेस्ट ऑफ सेलर इज प्रोटेक्टेड एज द गुड्स कंटिन्यू टू रिमेन इन हिज ओनरशिप अंटिल द बायर पेज फॉर देम एंड गेट्स अ डॉक्यूमेंट। जब तक बायर पे नहीं कर देता तब तक जो ओनरशिप है वो रिमेन किसके पास रहती है, सेलर के पास रहती है। ऑन द अदर हैंड बायर इज इक्वली प्रोटेक्टेड। कैसे होगा, he is required to pay only against the documents and the moment he pays, जब भी वो पे कर देगा उसको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो कि उसको अनेबल करेंगे ताकि वो गुड्स की डिलीवरी जैसे गुड्स अराइव होती हैं एज सुन एज वो गुड्स की डिलीवरी ले सके। मोर ओवर इन केस ऑफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन द ट्रांजिट, ये मेन पार्ट है। अगर गुड्स ट्रांजिट में डिस्ट्रॉयड हो जाती है तो कोई भी पार्टी, नीदर द सेलर नोर द बायर विल बी पुट टू द लॉस नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो पर्सन, जस्ट अ वेट, उस टाइम पे जो पर्सन ओनर होगा एट द टाइम ऑफ लॉस कैन क्लेम द इंश्योरेंस। ठीक है, वो उसके अगेंस्ट, लॉस के अगेंस्ट क्या है, इंश्योरेंस क्लेम करेगा। द बायर मस्ट एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ गुड्स इफ आफ्टर टेकिंग द डिलीवरी। तो जो बायर है उसको गुड्स को एक्सेप्ट, डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्या है, जो गुड्स की डिलीवरी मिलती है। अगर वो देखता है कि गुड्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है एंड स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में द FOB with the additional services and the most comprehensive widely used international export trade contracts, ये वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ये वाले बनाए जाते हैं। तो 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना जरूरी है सेलर और बायर के बीच में, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिने इंश्योरेंस। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट का होना, इससे 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर सेलर की लायबिलिटी बताई गई है। सेलर की क्या क्या लायबिलिटी आ जाती है। पहला, वो गुड्स को जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है वैसा शिप करेगा, मतलब शिपमेंट के पीरियड में जैसा बताया गया है वो उसको भेजेगा, ऐसी गुड्स को भेजेगा जो बताई गई है एज पर क्वालिटी और क्वांटिटी। वो अरेंज करेगा मैरिने इंश्योरेंस को, वो बिल ऑफ लेडिंग एज अ एविडेंस बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कैरेज बाय अ सी टू प्रोक्योर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, टू प्रोड्यूस द कमर्शियल इनवॉइस, वो इनवॉइस भी बनाएगा। फिर वो जो टेंडर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है बायर को भेजेगा फॉर टू इफेक्ट द पेमेंट, ताकि बायर जो है वो पेमेंट कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो CIF में आ जाती हैं। तो बायर की क्या क्या ड्यूटी बन जाती है, एक्सेप्ट करे उन डॉक्यूमेंट्स को, रिसीव करे गुड्स को पोर्ट पर जाकर, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे जाकर, और बियर करे सारे के सारे कॉस्ट को इंसिडेंटल टू द एक्सपोर्ट के दौरान जो भी कॉस्ट वगैरह पड़ी है उसको बियर करे। द बायर हैज टू एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स इवन दो द गुड्स हैव नॉट अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन विदाउट नोइंग एज टू द कंडीशन ऑफ द गुड्स एट सी, एज द बायर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट। देखो, बायर को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर वो पेमेंट करेगा तभी उनको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तभी वो गुड्स की डिलीवरी ले पाएगा। तो उसको ये चीज नहीं पता कि गुड्स की कंडीशन कैसी है, लेकिन फिर भी उसको वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अगर गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो वो बाद में अपने डैमेजेस को क्लेम करेगा। तो CIF का क्या एडवांटेज होगा, बायर को एज अ डॉक्यूमेंट कुड बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी टू ऑब्टेन बैंक क्रेडिट। तो वो बायर वहां से बैंक से क्रेडिट ले सकता है एंड कुड सेल द गुड्स
वो गुड्स अब उसके हो गए ना, तो वो गुड्स को ट्रेड पर्पज के लिए डायरेक्ट वहीं से जहां से उसने गुड्स उठानी है वहीं से फर्दर वो सेल भी कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर CIF कॉन्ट्रैक्ट। अब बात कर रहे हैं FOB कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारे FOB कॉन्ट्रैक्ट्स है। FOB कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो गुड्स को भेजेगा ऑन बोर्ड अ शिप एट हिज ऑन एक्सपेंस। ठीक है, सेलर भेजेगा फॉर द कैरेज टू द बायर, thereupon the delivery is complete and the property and the risk of goods pass to the buyer। जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो रिस्क है जब डिलीवरी हो जाती है, प्रॉपर्टी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तो रिस्क भी साथ के साथ बायर को ट्रांसफर हो जाता है। नॉर्मली द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्पेसिफाई द शिप। सिर्फ इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, इसमें ना सेलर को बताना पड़ेगा कि कौन सी शिप पे, कॉन्ट्रैक्ट में बताना पड़ेगा, ये टर्म्स होंगे आपके कि कौन सी शिप में आप जो गुड्स हैं वो डिलीवर करने वाले हो। द सेलर डज नॉट इंश्योर द गुड्स। सेलर जो है गुड्स को इंश्योरेंस नहीं करवाता। द बायर हैज टू डू इफ ही लाइक्स। अगर वो करवाना चाहता है तो बायर को खुद ही करवाना पड़ेगा। सेलर हाउएवर मस्ट गिव अ नोटिस ऑफ पुटिंग द गुड्स ऑन द बोर्ड। उसको नोटिस देना पड़ेगा कि वो कौन सी शिप पे कब वो गुड्स को भेज रहा है, सो दैट जो बायर है गुड्स का इंश्योरेंस करवा सके। In the absence of a contract to the contrary, the payment in an free on board contract becomes due on the delivery of the goods to the ship. The price under an FOB contract includes the cost of goods and all the expenses एंड इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑन द बोर्ड टू द शिप। इसमें सिर्फ उसने इंश्योरेंस नहीं करवाना, बाकी सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो एक बार सेलर करता है, लेकिन बाद में जो बायर है वो उन सारे एक्सपेंसेस को पे कर देता है। ऑल द एक्सपेंसेस हैव टू बी पेड बाय द बायर। बायर पे करता है। ठीक है, सेलर सिर्फ उसको करवा के देता है, और इंश्योरेंस भी अगर चाहे तो बायर खुद करवाएगा, सेलर नहीं करवाएगा फ्री ऑन बोर्ड में। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है आपके पास एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट। एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। उसको पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना पड़ेगा। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो ऑनरशिप है वो तब तक पास नहीं होगी जब तक जो गुड्स है एक्चुअली बायर को डिलीवर नहीं हो जाती। इन ट्रांजिट वाला केस ही खत्म हो गया, तो जो जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाती तब तक वो ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करते हैं। विल नॉट पास, ओके, विल नॉट पास until the goods are actually delivered to the buyer. Seller has to bear all the expenses such as freight, insurance, loading, all जो भी खर्चे आते हैं उसको, until the goods put at the place of delivery। जब तक गुड्स जहां पर पहुंचानी है, जब तक वहां पे पहुंचने जाती तो सारे खर्चे वो सेलर बियर करता है। द बायर बिकम्स लायबल टू पे द प्राइस। वो कब लायबल होगा प्राइस को पे करने के लिए, जब गुड्स उसके प्लेस पे डिलीवर हो जाएंगी। द गुड्स रिमेन एट सेलर्स रिस्क टिल दे आर इन अ ट्रांजिट। जब तक वो ट्रांजिट में है तब तक गुड्स के रिगार्डिंग जो भी रिस्क ऑफ लॉस है वो सारा का सारा किसका होगा, सेलर का होगा। Whether a particular contract is a CIF contract or ex-ship contract depends upon the nature of transaction, not merely on the terms used by the parties in the contract। तो आपका नेचर क्या है, गुड्स कैसी हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये पार्टी के टर्म्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि CIF कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। बाकी का हम जो हमारा एक पेंडिंग टॉपिक है दैट इज सेल बाय नॉन ओनर्स, ये हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लासेस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ऐसे कंटिन्यूसली क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।